आज हम करें अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जुलाई 2019 रिकॉल्स। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वुमन विद बीटा ईसीजी ऑफ 155 आफ्टर 48 आवर्स, बीटा ईसीजी 270, नो कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, नो जीसैक सीन एंड नो एडिनेक्सल मास, नो फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस। इट मीन्स ये आपके पास जीसैक नहीं है। तो जब आपको जीसैक नज़र आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि ट्यूब में आपको जीसैक नज़र आ जाए तो एक्टॉपिक होगा, लेकिन इसमें नज़र नहीं आया तो मीन्स ये आपके पास प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है। ठीक है, तो उसमें अभी आपने देखना है कि कितना परसेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ज़ीरो पे हम पेशेंट आ जाए तो बीटा ईसीजी करते हैं, फिर रिपीट हम 48 आवर्स पे करते हैं। ठीक है, तो 48 आवर्स पे बाद हम देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज़ आया है। ठीक है, मोर देन 13%, लेस देन 13%, और मोर देन 66% या लेस देन 66% आया। ठीक है, तो ये 155 से 270 तक गए तो मींस इसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया होगा। 13% तो बहुत कम इसका आता होगा ना। ठीक है, तो 13% 155 का 13% कम आता है। ठीक है, तो अब ये 270 तक गए तो मींस ये 66% से ज़्यादा है। तो इसको आप किस तरह देखेंगे कि आप 155 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 66%, तो 66% इसका कितना आता है 102। तो जब आप 155 को 102 के साथ वो करेंगे तो ऑलमोस्ट 66% आपके पास 257 आता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये 270 हुआ है तो मोर देन 67% है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जब मोर देन 67% हो तो ये फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। इसको फिर आप TVS करेंगे एट 7 डे पे। Woman got stillbirth at 34 weeks had thrombophilia screenings show HB10 platelets 135, protein C normal, protein S decrease and anticardiolipin antibodies negative। ठीक है, प्रोटीन S अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो डिक्रीज़ है तो कोई थ्रोम्बोफिलिया ना हो, लेकिन यूजुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि थ्रोम्बोफिलिया आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास प्रोटीन S है ये आपके पास डिक्रीज़ होते हैं और बाकी सारे जो है फैक्टर्स जो है वो भी 2 और 7 और प्रोटीन S ये डिक्रीज़ होते हैं और बाकी सारे प्रोटीन C और जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपके पास ये क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस हैं ये। ठीक है, अगर आपके पास एंडोकार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाए तो मींस फिर आपके पास ये एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। ठीक है, तो अब ये इसमें नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं आपके पास। आउटलाइन ऑफ यूट्रस लैप एंड डाई शो 2 यूट्राइन कैविटी, तो आपके पास सेप्टेट में 2 यूट्राइन कैविटी होती हैं, डायडेल्फीज में आपके पास 2 यूट्राइन कैविटीज़ प्लस डबल सर्विक्स होता है, और बाइकार्नुएट में सिर्फ आपके पास हार्ट शेप यूट्रस होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटा, टाइप ऑफ प्लेसेंटा आपके पास देखिए ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, एक छोटा सा है एक बड़ा सा। जब आपके पास इसी तरह के दो वो हो तो ये एक्स्ट्रा प्लेसेंटा होता है, इसको हम सब्स्टिट्यूटेड प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, patient abnormal menstrual cycle, amenorrhea for 8 months, taking metoclopramide, valproate for epilepsy, she had no visual symptom, no also prolactin is 1000। तो एमेनूरिया है 8 मंथ और प्रोलैक्टिन ज़्यादा है। मेटोक्लोप्रामाइड के एक साइड इफ़ेक्ट है कि प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से एमेनूरिया है पेशेंट को, तो मेटोक्लोप्रामाइड को आप स्टॉप कर देंगे, फिर रिपीट टेस्ट करेंगे। अच्छा, IUCD 8 मंथ से नाउ शी कंप्लीट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, ये आपको IUCD नज़र आई, ये यूट्रस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थिक एंडोमेट्रियम है और ये दरमियान में जो डार्क वो वाइट आपको नज़र आई IUCD है। ठीक है, जब आपके पास डिस्चार्ज हो तो पहले आप पेशेंट को एंटीबायोटिक कल्चर करते हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर देते हैं, और अगर उसके साथ ठीक नहीं होता तब IUCD रिमूव करते हैं, अदरवाइज़ आप IUCD रिमूव नहीं करते। पेशेंट विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आइडेंटिफाई द, आप देखेंगे स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र गई, ये पॉलिप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रेडिश सा फाइब्रॉइड आपको इसी तरह वाइट कलर का नज़र आएगा, ये आपके पास पॉलिप आपको पिंकिश का नज़र आएगा। ठीक है, पेशेंट विद माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट टेकिंग OCPs, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स इंडिकेट। तब आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में तो लग रहा है कि कोई नॉर्मल वो तो नहीं है कोई, आप देखिए प्रॉपर GSAC आपको नज़र और फीटल पोल भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब आपको मैंने जो नॉर्मल यूट्रस की वो अगर प्रॉपर आपके पास वो वाली पिक्चर होगी। ठीक है, अब इसमें बड़ा अच्छा वो नहीं दिया, ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स ज़रा इतनी ये तो इन्होंने वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको यूट्रस भी नज़र आएगा। ठीक है, जिस तरह ये IUCD में नज़र आ रहा है, और जो प्रेगनेंसी है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे IUCD पड़ी है। ठीक है, इसके साइड्स पे ऊपर कहीं पे साइड्स पे आपको वो प्रेगनेंसी नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह आपको प्रॉपर यूट्रस नज़र नहीं आएगा। प्रॉपर यूट्रस आपको वो दिखाते हैं तो उसकी यही लेकिन अब आपको ये देखें इन्होंने एडिनेक्सा को
विजुअलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कॉर्नुआ जो आपके यूट्रस का जो बिल्कुल वो पार्ट होता है जो ट्यूब के साथ होता है, ये वो वाला पार्ट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ये यूट्रस होता तो यूट्रस में आपको इसी तरह प्रॉपर आपको इसी तरह शेप होती जो इसमें नज़र आ रही है, और इसमें इसी में आपको जी सैक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके प्रॉपर ये माइमेट्रियम की जो शेप है यूट्रस की इसी तरह शेप अल्ट्रासाउंड में नज़र आती है। तो इट मीन्स ये आपके पास कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है, ठीक है। अच्छा, माइनर पीपीएच आपके पास क्या है 5 to 1000 विद नो क्लियर साइन ऑफ शॉक। मॉडरेट कितना होता है 1500 to 2000, और सेवेयर आपके पास मोर देन 2000 होता है। अच्छा जी, 25-year-old chronic lower abdominal pain for 3 months. She has previously received treatment for chlamydia. Her ultrasound revealed 4 centimeter diffuse homogeneous hypoechoic focal lesion with little fluid in the pouch of Douglas, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एंडोमेट्रियोमा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अब ये भी आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये फोकल लीजन होमोजीनियस हाइपोइकोइक फोकल लीजन कहाँ पे, एडिनेक्साज में, ये यूट्रस और इस साइड पे नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, तो वो भी इसमें आ सकती हैं, क्योंकि पेशेंट का क्या होता है, अगर ऑप्शन में वो हुआ तो उसमें ये क्या है कि आपके पास पेशेंट ने प्रीवियसली रिसीव किया ट्रीटमेंट क्लेमीडिया के लिए, तो एक फैक्टर तो है ना PID का। तो अगर और इसमें ये कि आपके पास अभी 4 सेंटीमीटर का लीजन भी बताया हुआ है, ठीक है, और लिटिल फ्लूइड भी इन पाउच ऑफ डगलस है। तो अगर आपके पास ये इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी दी हो तो बेस्ट आपने फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को चूज़ करें, लेकिन नहीं दिया हुआ तो फिर एंडोमेट्रियोमा फिर आपने चूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज डायरेक्ट जो डेथ है वो इज़ ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट वो है जो ऑलरेडी पेशेंट को कोई क्रॉनिक कंडीशन हो उसकी वजह से डेथ हो जाए प्रेगनेंसी में। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटिक है या क्रॉनिक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियोवैस्कुलर है, और प्रेगनेंसी में फिर उसकी डेथ हो गई तो एक अंडरलाइन कॉज तो है उसकी वजह से। लेकिन अगर पेशेंट का प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, अब PPH, APH, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो इसको फिर हम डायरेक्ट कॉज कहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2017 गाइडलाइन इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज था ये यूके में हमारे यहाँ तो वर्ल्ड वाइड है। अगर आपके पास वर्ल्ड वाइड आ जाए तो वो हेमरेज है, ठीक है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिकली आ जाए यूके में यूजुअली गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बताएं तो इट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ठीक है। पेशेंट हैव प्रीक्लैम्शिया BP 160 ब्लरिंग ऑफ विजन नॉन केस ऑफ एस्थमा ड्रग टू डिक्रीज BP। IV लेपेडोलॉल देते हैं, लेकिन इसमें एस्थमा है तो फिर हम IV हाइड्रोलिजीन देते हैं। प्लेसेंटा ए साइड आपके पास की ये देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा है। लो रिस्क केम एट बेसल विजिट हर सिम्फिजोफेंडल हाइट शोड बाय दिस ग्राफ, व्हाट इज़ योर एडवाइस। अच्छा, ये हम सिम्फिजोफेंडल हाइट की ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। हम ये करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी करते हैं, नॉर्मल बेबीज़ में अगर बेबीज़ डिलीवर हो जाए उसमें हम अक्सर ये बनाते हैं, ठीक है। पीड्स में आपने किया होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 10 सेंटाइल 15 और 90 अगर इस रेंज में आए तो नॉर्मल है, ठीक है, ये श्योर करना है। अगर 90 से अबव आता है तो मींस ये फिर मैक्रोसोमिक की तरफ जा रहे हैं, और अगर 10 से कम आ रहा है लेस दैन 10 सेंटाइल तो मींस ये स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है, ठीक है। तो उसको फिर आपने फर्दर एवेलुएट करना है। प्रेग्नेंट पेशेंट PID ड्यू टू गोनोरिया, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपके पास क्या, सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन। प्रेगनेंसी में या विदाउट प्रेगनेंसी में आप सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है, गोनोरिया का। लेकिन अगर क्लेमीडिया है, क्लेमीडिया में हम नॉन प्रेग्नेंट हो तो उसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और अगर प्रेग्नेंट हो तो फिर उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। MRI पिक्चर ऑफ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड आपको दिया होगा, इसमें आपके पास जो फाइब्रॉइड के अल्ट्रासाउंड पर नज़र आएगा वो आपके पास हाइपरइकोइक, आपको वो ऐसी पिक्चर दी होगी कि जिसमें आपको यूट्रस में प्रॉपर जो वो होगा क्या कहते हैं MRI में आपके पास बिल्कुल वाइटिश कलर का बिल्कुल आपको सर्कुलर मास टाइप का आपको नज़र आएगा, ठीक है। पेशेंट पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग हैव CT ड्यू टू सम रीज़न रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज़ सेफ, तो इनकरेज करना है कि ये ब्रेस्ट आप कर सकती हैं, नॉर्मल है, ठीक है।
Woman have multiple fibroid is planned for hysterectomy. She is on ulipristate acetate prior to have surgery. Which additional contraception use you will advise? ठीक है, तो आपने additional contraception, barrier contraception भी आपने patient को advise करना है, ठीक है, क्योंकि ulipristate का इतना वो नहीं होता, आप इस पे इसमें डोज़ हम जो उसमें देते हैं मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के लिए वो कम होता है, लेकिन इसके लिए हमें डोज़ जब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आपको फिर डोज़ ज़्यादा चाहिए होता है और वो हम ज़्यादा दे नहीं सकते। एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी हम यूलिप्रोस्टेट एसीटेट यूज़ करते हैं, तब अगर हम वो 30 mg में दें, लेकिन फाइब्रॉइड में तो हम 5 mg देते हैं, तो ये फिर आपका कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इसके साथ फिर आप पेशेंट को बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का बताएंगे। आइडेंटिफाई पिक्चर ऑफ कंप्लीट मोल, ये स्नो स्टॉप अपेयरेंस है, वेजिकल्स आपको नज़र आएंगी लाइक ए ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट मोल की पिक्चर है। Combined oral contraceptive can be used in women who have GTD after beta HCG return to normal, not rising at all. अच्छा, पहले था कि आप मोलर प्रेगनेंसी के बाद जब आपके पास बीटा HCG नॉर्मल हो जाए तब आपने कॉन्ट्रासेप्शन का पेशेंट को बताना है कि आप COCPs, अदरवाइज़ आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब रीसेंट गाइडलाइंस कहती है कि आप एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीटा HCG अगर नॉर्मल ना भी हो ना तो आप कॉन्ट्रासेप्शन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले कहते थे कि आपने सिर्फ बैरियर देना है, पेशेंट को कॉन्डम का वो करना है कि आप कॉन्डम यूज़ कर सकती हैं और जो हार्मोनल और जो ICD वो यूज़ नहीं, लेकिन रिसेंट में कह रहे हैं कि अभी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वो दिया हो ऑप्शन में तो ऑब्वियसली वो फिर रिसेंट गाइडलाइंस के वो हैं और तो फिर आपने वो चूज़ करना है, ठीक है। सिनेरियो ऑफ ओवेरियन सिस्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर रीअश्योर एंड नॉन फॉलोअप, लेकिन आप ओवेरियन सिस्ट आपने देखना है कि यंग में है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। अगर यंग पेशेंट में अप टू 20 ईयर्स तो उसमें आपने फिर क्या करना है, रिपीट अल्ट्रासाउंड करना है 3 मंथ्स पे। लेकिन अगर आपको रिप्रोडक्टिव एज में 20 to 40 पे दिया हुआ है तो फिर आपने लेस दैन 5 सेंटीमीटर पे हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और फॉलोअप भी हम नहीं करते, लेकिन यंग में हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सस्पेक्ट करते हैं यंग में अगर सिस्ट हो तो कहीं malignancy तक ना आ जाए, ठीक है। ड्रग नॉट यूज इन थर्ड ट्राइमेस्टर टू ETI नाइट्रोफेरेंटाइन बिकॉज हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। पेशेंट केम विद PV ब्लीडिंग, नाउ PV ब्लीडिंग इज कंट्रोल, ऑल साइन अबाउट कंप्लीट मिसकैरेज, व्हाट विद द फर्दर मैनेजमेंट। तो आपने UPT आपने आफ्टर 3 वीक्स करना है, ठीक है, कि देख लें कोई मोलर तो नहीं था। अगर 3 वीक्स है तो आपने 3 वीक्स चूज़ करना है, ठीक है। 30 years old, heavy menstrual bleeding that is disturb her daily life. She is not to planning family soon. So अगर फैमिली प्लान नहीं करी तो जो बेटर ऑप्शन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, वो है क्या कहते हैं, मायरीना है, ठीक है। जब भी आपके पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाए तो और अगर आपको कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपके पास मायरीना है, ठीक है। और इसमें स्पेसिफाई बताया कि वो फैमिली भी नहीं चाहती तो उसमें फिर आपने मायरीना चूज़ करना है। वोमेन 22 वीक्स प्रेगनेंट आस्क अबाउट अल्कोहल इनटेक, तो यूजुअली आपने कहने कि नहीं लेना। व्हेन डज द प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ लो मोलिकुलर वेट स्टॉप, तो 12 आवर्स के बाद, और थेरेप्यूटिक आप 24 आवर्स के बाद से पहले स्टॉप करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द मसल, इसमें दिया होगा वो आपके पास इसक्यू कवर्नोसिस का वो इन्होंने बताया होगा, वो आपको ये देखिए ऊपर आपका जो इसक्यू कवर्नोसिस का बल्बोस्पॉन्जियोसिस ये आपने याद करनी है, ठीक है। देखिए प्यूबोकॉक्सीजस ये सारे जो वो वाले मसल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एपिजियोटमी वाले जो मसल्स कौन कौन से होते हैं। विच स्ट्रक्चर डिवाइड द पैरारेक्टल स्पेस एंड पैरारेक्टल स्पेस, पैरारेक्टल पाउच, तो इसमें आपके पास देखिए यूट्राइन आर्टरी वो सेपरेट करता है। विच स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन पैराक्रीन ग्लैंड, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। डिफरेंस बिटवीन जिजनम एंड इलियम, इसमें आपके पास सी ऑप्शन, ठीक है। जिजनम आपके पास थिक वॉल होता है, शॉर्टर एंड लॉन्ग आर्केड्स होते हैं, इलियम आपके पास थिन वॉल, लॉन्गर एंड शॉर्ट आर्केड्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इंडिकेट द जंक्शन बिटवीन हाइंड गेट एंड लोअर एनल कैनाल, ठीक है। आप ये देखिए डेंटेट लाइन, अपर आपके पास अपर कैनाल और लोअर एनल कैनाल है, ठीक है। तो इसके आपने बड़े वो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आर्कुएट लाइन का किया था, ये अब ये यहाँ पे डेंटेट लाइन है, ठीक है। तो अब आप अलग स्ट्रक्चर्स है बिलो अदर, और इसका एपिथेलियम भी चेंज है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें क्या कहते हैं, अपर की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई अलग है, लोअर की नर्व सप्लाई अलग है। लोअर से पोटेंटल नर्व है और अपर से आपके पास हाइपोगैस्ट्रिक का जो एक वो आता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से, तो ये आप ज़रा डिटेल से फिर देख लें, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो लैंडमार्क्स वाले हैं। अब उसमें जो सर्विक्स और उसका एपिथेलियम में ज़रा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सर्विक्स
और जो स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे आपके पास कैंसर के चांसेस होते हैं, सर्वाइकल कैंसर, तो उसमें भी एपिथेलियम चेंज होता है दोनों में, ठीक है। तो उसका भी आपने याद करना है, ठीक है। कुछ लैंडमार्क्स हैं, ये आपने इस पर फोकस करना है। Sacral plexus situated behind which muscle? Piriformis muscle. During laparoscopy, surgeon have limitation of lumpectomy on lateral abdominal wall due to, क्योंकि इसमें ऑब्लेटेड अम्बिलिकल आर्टरी के इंजर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको बताया हुआ है कि यूरेकस आपके पास जब वो हो जाए तो आपके पास मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड बनाता है, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर से आपके पास वो गया है यूरेकस और मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड बनाया हुआ है। आपके पास ये देखें ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक है, लैटरल एब्डोमिनल वॉल पे है, तो इस पर बड़ा आपने ख्याल करना होता है, ठीक है। और एक दूसरा जो वेसल्स है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेप्रोस्कोपी में ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने बड़ा, इस लैटरल साइड पे हम पोर्ट डालते हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोपी का पोर्ट हम डालते हैं, तो बड़ा आपने विजुअल अंडर विजन आपने करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होता है जिसकी वजह से ये इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। Expected angle between brim of pelvis and horizontal line, that is also the angle of vagina, it is 60 degree, ठीक है। Which of the following structure pass immediately anterior to that mark in X-ray? Arrow was marked over sacrococcygeal। आपके पास यहाँ से तो ऑब्वियसली एंटीरियरली यहाँ पे तो आपके पास जो वेसल्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, तो एंटीरियरली आपके पास एक्सटर्नल यूरेटर का जो कोर्स है ना, तो वो तो आपके पास एंटीरियरली टू एक्सटर्नल इंटरनल आइलिक आर्टरी है और पोस्टीरियर टू यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज जो हम इसमें कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट की तरफ जब इसमें तो प्रॉपर इन्होंने पिक्चर तो अलग उससे डाली होगी, इसमें आपको प्रॉपर डाला होगा और उसमें आपको यूरेटर नज़र आएगा, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी तो ऑब्वियसली इस एक्सरे पे नज़र नहीं आती, तो यूरेटर ही होगा, तो फिर आपने चूज़ करने की क्या चीज़ है। सैक्रोट्यूबस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट प्रिवेंट फ्रॉम, क्या करता है ये? पोस्टीरियर रोटेशन एट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सैक्रम, ठीक है। पोस्टीरियर रोटेशन को आपके पास प्रिवेंट करता है। विच आर्टरी ऑफ इंटरनल आइलिक इज मोस्टली एब्सेंट, जो आपके पास मोस्टली एब्सेंट वो ऑब्चुरेटर आर्टरी है, ठीक है। यूट्राइन uterine artery supply what percentage of blood supply to ovary? That is 10%. Hepatic artery is a branch of ceiling trunk. Rectus sheath is formed by internal, external, transverse abdominal saphenorosis. Sacrospinous fixation, which artery is close to it is prone to be ligated. तो sacrospinous fixation में आपके पास sacrospinous के साथ यहाँ पे आपके पास internal pudendal artery जाती है, ठीक है। तो इसमें sacrospinous fixation हम कब करते हैं? जब आपके पास सर्जरी आप कर लेते हैं VH या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, वॉल्ट आपके पास नीचे तक आ जाता है इंट्राइटस तक, तो उसमें आप करते हैं कि सैक्रोस्पाइनस जब आपके पास स्केल स्पाइन नहीं उसका आप पल्पेट करते हैं, यहाँ पे आपके पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, तो उस लिगामेंट के साथ आप फिर वॉल्ट को टाई कर लेते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ऑप पेशेंट आपके पास आ जाए वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ, तो उसमें भी हम ये करते हैं, ठीक है। वॉल्ट को आप इसके साथ अटैच कर लेते हैं ताकि सपोर्ट मिले वॉल्ट को। डिफरेंस बिटवीन इंग्वाइनल कैनाल फीमोरल हर्निया, इंग्वाइनल एंड फीमोरल हर्निया, तो इंग्वाइनल आपके पास सुपीरियर एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होता है और फीमोरल आपके पास इंफीरियर एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। लेफ्ट यूट्राइन वेन ड्रेन इनटू इंटरनल आइलेक वेन। अब देखिए पेल्विस और पेरिनियम कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मैक्सिमम आपके पास जो है, तो इसका अब मैं कहती हूँ कि बड़ा अच्छा करना है आपने, ठीक है। पेल्विस और पेरिनियम और एब्डोमेन ये इंपॉर्टेंट इनके वो हैं फेवरेट टॉपिक्स है। अच्छा, रेट लिमिटिंग स्टेप इन यूरिया सिंथेसिस क्या करते हैं? एन एसिटाइल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेट, ठीक है। अब यूरिया सिंथेसिस हो गए, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, एसेंशियल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी, ये भी आपको बड़े फिंगर टिप पे बड़े कॉमन है, FCPS1 के लेवल पे भी आते हैं, तो ये चीज़ों को आपने इस पे गो थ्रू करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन क्या है? बेसिकली ग्लूकागॉन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ये क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करता है कि ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का बेसिकली रोल क्या होता है कि ये इट्स बेसिकली अमाइनो एसिड से ग्लूकोज को ये चेंज करता है, ठीक है।
तो अगर आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो तो ऑप्शन में आपने वो चूज़ करना है, ठीक है, ग्लूकागॉन, क्योंकि ग्लूकागॉन बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। आरएनए एनालिसिस किससे करते हैं हम? नॉर्थरन ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी टेस्ट ही है आपके पास। प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड सैचुरेटेड कौन से, अनसैचुरेटेड, लिनोलेनिक एसिड क्या, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपने करनी है, बेसिक्स जो है। विच ऑर्गेनली कैन अटैच टू ट्रांसफर आरएनए एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स, तो वो बेसिकली आपके पास राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन टर्म फीचर्स, तो ऑब्वियसली किडनी प्लेसेंटा से तो सोर्स नहीं हो सकता, लिवर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर कोलेस्ट्रॉल, तो फीटल लिवर। नाइट्रस ऑक्साइड डिसाइड फ्रॉम एल आर्जिनिन, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये आपके पास एल आर्जिनिन से वो होते हैं। विच वाइटामिन गिव टू प्रिवेंट फ्रॉम वर्निकी कैंसर, बेसिकली थायमीन जो है। अब देखिए वाइटामिन भी आपने याद करने कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो थायमीन बेसिकली आपके पास डिफिशिएंसी हो तो उसमें आपके पास वर्निकी एन्केफेलोपैथी होती है। एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 लिनोलेनिक एसिड है। बैंडिंग यूज फॉर साइटोजेनिक एनालिसिस, बेसिकली जी बैंडिंग हम यूज़ करते हैं। डीएनए रेप्लिकेट आपके पास कहाँ होता है? एस स्पेस पे। क्रिस्प-कैस डीएनए प्लस एंजाइम, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरोल है। बाइल सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय लिवर, किस चीज़ से बनता है? कॉलिक एंड डीऑक्सीकॉलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी नीड फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो बेसिकली आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया, सी विटामिन B12। एट 4 वीक प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर इन विद इन विच वट स्ट्रक्चर, कहाँ पे होता है? योग सैक में होता है, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड बाय फीटल यूरिन, वो 18 वीक्स पे होता है, ठीक है। एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो फीटल यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड में आता है वो बेसिकली 18 वीक्स। मोनोजाइगोटिक डायकोरियोनिक ट्विंस इज फॉर्म एट मोरोला स्टेज। इन lateral wall of vagina, remnant of mesonephric duct, remnant of mesonephric duct कौन सा होता है? Gartner's duct होता है। Anterior pituitary start to develop from 6 to 7 weeks. Fetus start to produce urine at 10 weeks. Ductus arteriosus between which structure? Aorta and pulmonary artery. Lower 2/3 of the vagina develop from urogenital sinus और upper 1/3 आपके पास paramesonephric duct से होता है। Posterior fontanelle closed by 3 months और anterior fontanelle closed by 18 months. न्यू ड्रग प्लेसिबो ड्रग कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, ठीक है। न्यू ड्रग आपके पास क्या है और प्लेसिबो ड्रग आपके पास 0.8, तो 0.8 अब देखिए इसका एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन के फार्मूला इस तरह है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि डिजीज़ स्टेटस लेते हैं और एक्सपोजर स्टेटस लेते हैं। अब ये ड्रग का भी आप कर सकते हैं कि एक ड्रग है और प्लेसिबो ड्रग है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिडक्शन आपके पास किस तरह हम मालूम करते हैं कि रिस्क अमंग एक्सपोज्ड एंड रिस्क अमंग अनएक्सपोज्ड। अपर वाला एक्सपोज्ड है, पॉजिटिव है, नीचे वाला अनएक्सपोज है। तो नंबर ऑफ एक्सपोज विद डिजीज़ और टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड, तो ये आपके पास इसको आप इस तरह बना लें ABCD, जिस तरह हम 4x4 टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो A पॉजिटिव आपके पास देखिए, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हम ABCD ले लें, ठीक है, तो ऊपर वाला आपके पास एक्सपोजर स्टेटस पॉजिटिव है और नीचे वाला आपके पास अनएक्सपोज्ड है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह लेते हैं? अपर में आप A कर लेंगे, आपको मैं वो बताती हूँ, 1 मिनट। अब ये इस तरफ और टेबल बना लेंगे, ठीक है। आपके पास ये है, अब ये इस तरह नहीं हो रहा। अब इसमें आप A ले लेंगे, ठीक है। 4x4 टेबल आपने बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ, 1 मिनट। A B C और D हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? अब इसमें आपने क्या लेना है कि अपर में आपने A डिवाइडेड बाई A प्लस B होता है और इसमें फिर आप नॉन एक्सपोज में C डिवाइडेड बाई C प्लस D होता है, ठीक है।
ये पहले आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेट कर लें तो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन क्या होता है कि रिस्क अमंग अनएक्सपोज और रिस्क अमंग एक्सपोज। या फॉर एग्जांपल कोई ड्रग दिया हुआ है कि ड्रग प्लेसिबो ड्रग है और वो है एक्चुअल ड्रग आप और उसका प्लेसिबो इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन के जो बेसिकली कैलकुलेशन है वो आपके पास जो फार्मूला है वो है रिस्क अमंग एक्सपोज माइनस रिस्क अमंग अनएक्सपोज्ड माइनस रिस्क अमंग एक्सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप करते हैं कि C डिवाइडेड बाय C प्लस डी माइनस A डिवाइडेड बाय A प्लस बी। इससे अगर आप सारे इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, या ऑलरेडी आपको दिया होगा नंबर, ऑलरेडी ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दी होंगी, ये जो रिस्क अमंग एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड। अब A डिवाइडेड बाय A प्लस बी भी आपको कैलकुलेट करके दिया होगा, C डिवाइडेड बाय C प्लस डी भी। सिर्फ आपने एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन करना है तो आपने फिर माइनस करना है, नीचे वाले को अपर से आपने माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि रिस्क अमंग एक्सपोज्ड और रिस्क अमंग अनएक्सपोज्ड, ठीक है। सही है। तो आपके पास जो 50 है ये A है, 150 B हो गया, 200 पे C हो गया और नीचे 200 पे D हो गया, ठीक है। तो एक्सपोज A डिवाइडेड बाय A प्लस बी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का डिफरेंट था, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिडक्शन के लिए हम जो स्पेसिफिसिटी थी उसके लिए हम उसकी तरफ करते थे, ऐसे हम क्या कहते हैं, हम इस तरह लेते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिसिटी था और ये सेंसिटिविटी था, ठीक है, वर्टिकली आप लेकिन जब आपके पास एब्सोल्यूट रिडक्शन के लिए आप फिर इस तरह लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो सेंसिटिविटी के लिए हम क्या लेते थे, A डिवाइडेड बाय A प्लस बी लेते थे और जो स्पेसिफिसिटी उसके पास D डिवाइडेड बाय D प्लस C लेते थे, ठीक है। लेकिन आपके पास इसमें क्या है कि इसमें हम A डिवाइडेड बाय ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इसमें हम A डिवाइडेड बाय A हम इस तरह लेते हैं, A डिवाइडेड बाय A प्लस बी, और जो नीचे वाला होता है C डिवाइडेड बाय C प्लस D हम लेते हैं, ठीक है। और इसमें जब हम एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन मालूम करते हैं तो नीचे वालों को अपर से फिर हम माइनस करते हैं, ये कैलकुलेट करके फिर नीचे वालों को हम अपर से हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने ये 0.25 और 0.20, तो 0.50 से आपने फिर 0.25 को माइनस करना है तो आपके पास 0.25 आ गया। तो अब हम अपने उसकी तरफ जाते हैं। देखिए अब इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि न्यू ड्रग आपके पास 0.8 है और प्लेसिबो ड्रग आपके पास 0.65 है, ठीक है। तो 0.8 से आपने 0.65 माइनस करना है तो उसके पास आपके पास 0.1 आ जाएगा, ठीक है। .15 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, लेप्रोस्कोपी सेंसिटिविटी 90%, स्पेसिफिसिटी 90%, व्हाट विल बी द फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव रेट अब हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रेट आपके पास जो है वो है बेसिकली 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव रेट 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी आपको दिया हुआ है वो 90% है, ठीक है। तो 90% को आपने चेंज करना है, 90% को आप डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो आपके पास ये 0.9 आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 माइनस 0.9 करना है, ठीक है। तो जब आप 1 माइनस 0.9 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 के बाद आप इसको फिर परसेंटेज में आपने करना है, तो इसमें फिर आपने 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं आपको वो करके बताती हूँ कि किस तरह होगा। ये 1 फॉल्स पॉजिटिव रेट आपके पास क्या है, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी हो गया है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी आपके पास 90% है, 90 को आप चेंज करना है हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 माइनस 0.9,
क्योंकि इधर हमारे पास तो 1 है ना, तो इसको भी हमने चेंज करना है ताकि हमने फिर उसको माइनस करें, तो इसको हमने उसमें करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.1%, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इससे तो 0.1 क्योंकि इसमें हमें परसेंटेजेस में दिए हुए, तो उसको फिर हम परसेंट में वो चेंज करेंगे, तो इंटू 100, तो ये आपके पास कितना आता है, 20% आपके पास आती है, ठीक है। ओके अच्छा, उसके बाद आपके पास के वन डज द ऑड रेशियो अप्रॉक्सीमेट रिस्क रेशो व्हेन द डिजीज़ बीइंग स्टडीज इज़ रेयर, ठीक है। ऑड रेशो आपके पास रिस्क रेशो तक कब अप्रॉक्सीमेट करेगा, जब आपके पास कोई डिजीज़ रेयर होगी, ठीक है। अ ट्यूमर मार्कर इज़ रिवोल्यूशनाइज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, 60 women included in study. However, confirmatory test only 14 have C endometrium. What is the sensitivity of test, ठीक है, कि आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट इसमें आप फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेंसिटिविटी अभी अब हम इसमें 4x4 टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास 4x4 टेबल है, ठीक है। ये डिज़ीज़ हो गया, ये नॉन डिज़ीज़ हो गया, ठीक है, ND हो गया, ठीक है। ये आपके पास स्पेसिफिसिटी आती है, ये आपके पास सेंसिटिविटी आती है, स्पेसिफिसिटी आती है, ठीक है, सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इन्होंने बताया हुआ है कि 60 वुमेन इंक्लूडेड इन स्टडी, और सिर्फ 40 को आपके पास ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे, ये 60 हो गया, ठीक है, 60 क्योंकि सेंसिटिविटी को हम इस तरह वो करते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिसिटी को हम, तो A इज़ इक्वल टू A डिवाइडेड बाय A प्लस C होता है, ठीक है। इसमें कहा हुआ है कि 40 को C एंडोमेट्रियम है, तो डिज़ीज़ है ना, मींस ट्रू पॉजिटिव हो गया, C एंडोमेट्रियम टेस्ट उसने करवाया, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन डिज़ीज़ आपके पास कितने होंगे, जब आप इसको हमें 60 लेके आना है, ठीक है। तो 60 जब आपने लेके आना है, तो उसको आप, क्योंकि टोटल आपके पास जो लोग हैं वो 60 है, उसमें 40% डिज़ीज़ हो गए, तो कितने रह गए, 20% आपके पास नॉन डिज़ीज़ रह गए। इससे 40 50 60 बन गया, ठीक है। 40 तो उन्हें दे दिया कि डिज़ीज़ हैं, तो फिर नॉन डिज़ीज़ कितने रह गए, आपके पास 20 रह गए। अब आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आपने क्या करना है, A डिवाइडेड बाई A प्लस C है, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20, तो आपके पास क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। तो इसको आप वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके, फिर आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी होती है। हिस्टोग्राम शो विच वेरिएबल, हिस्टोग्राम आपके पास क्या वेरिएबल शो करते हैं, बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 एरर आपके पास क्या है, इज़ बेसिकली रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज़ डिफरेंस, और टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज़ डिफरेंट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की डेफिनेशन क्या है, इट्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि स्टैटिस्टिक हेटेरोजेनेसिटी इंडिकेट, इट इज़ बेसिकली इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट आउटकम, ठीक है। gestation age is it is basically an interval। ऑड रेशो कैलकुलेशन, तो ऑड रेशो का जो वो है कैलकुलेशन, आपने ऑड रेशो की किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑड रेशो आपके पास क्या है,
अब आप ये इस 2/2 टेबल को आप फिर देखेंगे, ठीक है, कि एक्सपोज कितने हैं, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव आपके पास कितने हैं, नॉन एक्सपोज में फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, तो आपको एक स्टडी दी होगी, ठीक है, मतलब एक सिनेरियो दिया होगा कि उसमें आपके पास या आपने सिर्फ 2/2 टेबल बना लेना है, ठीक है। फिर उसमें आपने ऑड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ऑड रेशियो क्या है कि A डिवाइडेड बाई C या B डिवाइडेड बाई D, ठीक है। आप इस तरह इसको इस तरह भी क्रॉस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं, या A डिवाइडेड बाई C भी हो सकता है, या इसको भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इतना कॉम्प्लिकेट करने के लिए बस आप इसको इस तरह वो कर लें, ये हो जाएगा AD और BC, ये आपके पास ऑड रेशो है, ठीक है। AD डिवाइडेड बाई BC या A डिवाइडेड बाई C B डिवाइडेड बाई C करेंगे तो ऑब्वियसली उसको फिर आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑड रेशो फिर आप इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे 50 डिवाइड, अब जो भी आपको वो दिया होगा तो फिर आपने इसमें टेबल बना के कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, ठीक है। ये आपको सारा दिया होगा, डाटा दिया होगा, इसमें आपने पुट करना है 4/4 टेबल बना के, और फिर आपके पास ऑड रेशो आ जाएगा, ठीक है। अभी कभी ऑड रेशियो का वो पूछ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं कि आपके पास ये क्या है। तो ऑड रेशियो 1 है तो इट इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, अगर आपके पास 1 आ जाए, ठीक है। अगर ऑड रेशियो मोर देन 1 है, इट इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन, एक्सपोजर में बी एसोसिएटेड विद हाई ऑड रेशियो ऑफ द आउटकम, ठीक है। और अगर आपके पास आ गए कि ऑड रेशियो लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है, एक्सपोजर में बी एसोसिएटेड विद लो ऑड रेशियो ऑफ द आउटकम। 1 के लिए नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम है, मोर देन 1 है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, इट मीन्स है कि एक्सपोजर का कुछ ना कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से हाई ऑड रेशो ऑफ आउटकम आया, और उसमें जो लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है, विद लोअर ऑड रेशो ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये इन्होंने कैलकुलेट किया है तो 3 आया होगा, इसमें डाटा अपना दिया होगा। अ कपल विजिटेड फर्टिलिटी क्लिनिक, वुमेन हैव इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन, द पिक्चर शो क्लिनफिल्टन फीचर, आस्क अबाउट व्हाट विल बी रिजल्ट इन मैन। तो क्लिनफिल्टन में आपके पास ऑब्वियसली होता है कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होता है और FSH LH इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, और सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी आपके पास इंक्रीज़ होगा, ठीक है। थायराइड प्रोफाइल इन प्रेगनेंसी इज़ चेक बाय, यूजुअली हम जो बेस्ट हम थायराइड T4 हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है, TSH T4, लेकिन जो बेस्ट आपके पास है वो T3 T4 फ्री T4 हम चेक करते हैं। विच हार्मोन डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी एंड इंक्रीज कार्टिलेज डिपोजिशन एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स इन टर्म फीटस, तो बेसिकली कैल्सिटोनिन है बेसिकली। इन गर्ल्स प्यूबर्टी इंडिकेटेड बाय ग्रोथ स्पर्ट, तिलारकी, एडिनार्की एंड मेनार्की, ठीक है। तो इसमें आप इसका नमूने याद कर लें, आपको मैंने बताया भी था, टैग मी, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा गलत दिया है, लेकिन आपने इससे पहले अगर ये सीक्वेंस आपने याद कर ले, तिलारकी, एडिनार्की, गोनेडार्की एंड मेनार्की, ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है, G से ग्रोथ स्पर्ट और ME फॉर मेनार्की, ठीक है, ये आपके पास सही सीक्वेंस होगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज मैक्सिमम अप टू एट टर्म, ठीक है, इंक्रीज मैक्सिमम अप टू एट टर्म। हाफ लाइफ ऑफ LH कितना है, वो 30 मिनट्स है। GnRH अदर देन बेन इज सेंथिसाइज इन विच एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, कहाँ पे होता है, लिवर में, ठीक है। विच हार्मोन लीड टू न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, कौन सा हार्मोन है, बेसिकली ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म फीचर, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में आपके पास क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा और हाइपोकेलीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, किडनी पे वो अफेक्ट करेगा, ज़्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा और पोटाशियम को ज़्यादा निकालेगा, ठीक है। तो जब सोडियम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आपका हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरटेंशन भी हो जाएगी और हाइपोकेलीमिया होगा, ज़्यादा से पोटाशियम वो लूज़ हो रहा है। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस बाय थायराइड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ T3 फ्री T3 आपके पास कितना होता है, 1% होता है।
अब ये FNN act through integrin हार्मोन रेस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ऑब्वियसली पोस्ट मेनोपॉजल वन में FSH हम देखते हैं, ठीक है, तो FSH आपके पास इनमें रेज होगा। इन प्रेगनेंसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होता है आपके पास? प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज हेमेटोक्रिट और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। हाउ मैनी डेज इट टेक रेस्टिंग फॉलिकल स्टेज टू ओव्यूलेशन? 300 डेज होते हैं, ठीक है। Which type of cell junction help in transmission of small molecule from cell to cell in placenta? तो जंक्शन कौन से जंक्शन है आपके पास? ये गैप जंक्शन है। ये गैप जंक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी याद करने कि गैप जंक्शन के थ्रू क्या क्या होता है। टाइट और हेमीडेस्मोसोम और डेस्मोसोम, ये फिजियोलॉजी के जो वो है ये पढ़ लें आप, ठीक है। बाकी भी तो ये प्लेसेंटा में कौन से वाले होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स और सारी चीज़ें जाती हैं, तो टाइट जंक्शन तो नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली गैप जंक्शन इसके लिए चाहिए होता है। फ्री फैटी एसिड ट्रांसफ़र फ्रॉम मैटरनल टू फीटल सर्कुलेशन, अच्छा, इट इज़ बेसिकली थ्रू पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता है, पैसिव के थ्रू क्या जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या जाता है। जो ग्लूकोज है वो बेसिकली आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, और अब जो फ्री फैटी एसिड है वो पैसिव डिफ्यूजन के साथ जाता है, और सिंपल डिफ्यूजन। ये सारी चीज़ें आपने इसके वो याद रखने हैं कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीजन जाता है, हाइड्रोजन, वाटर। फिर आपके पास पैसिव डिफ्यूजन है, उसकी आई थिंक सो पैसिव में फिर ये फ्री फैटी एसिड हो गया, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये थ्रू पैसिव डिफ्यूजन जाते हैं, ठीक है। कौन सी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म पेनिट्रेट द oocyte? तो पहले स्पर्म किस चीज़ को पेनिट्रेट करते हैं? कोरोना रेडिएटर, जोना पेलुसिडा, प्री वेटिलाइन स्पेस एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द प्राइमरी HB हेमोग्लोबिन एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन? ऑब्वियसली फीटस में तो आपके पास HbF होता है, ठीक है। What is the component of placenta barrier at term? Syncytial trophoblast or endothelium? Amino acid transfer to placenta by active transport, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइडेड डेविएशन ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू डिक्रीज 2,3 DPG, और राइट साइड में आपके पास क्या होता है? राइट साइड पे इंक्रीज 2,3 DPG, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, FCPS 1 के लेवल पे भी बड़ा कॉमन था ये। वॉल्यूम डिक्रीज इन प्रेगनेंसी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर। अब देखिए आपने ये पिक्चर भी सर दिया कि एंडोक्राइन है, पैराक्रीन है, ऑटोक्रीन है, तो ये बेसिकली आपके पास पैराक्रीन है। सर्टेन ये कोई रिलीज़ करते हैं, ठीक है, मीडिएटर्स और ये सारी चीज़ें, तो पैराक्रीन ये आपके पास है। ओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीबॉडीज़ होंगे? एंटी-A और एंटी-B पॉजिटिव। मिसकैरेज अकर ड्यू टू विड्रॉन ऑफ विच हार्मोन? ऑब्वियसली जब आप प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। पैराथायरॉइड हार्मोन फंक्शन डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लस प्रोलैक्टिन। सेक्स डिफरेंशिएशन अकर ड्यू टू शॉर्ट आर्म ऑफ Y क्रोमोसोम। BRCA1 association with CA breast 75% and CA ovary 35%. Premature ovarian failure may have karyotype or mutant gene.